हेलो बेटा। आज हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 1.1 पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बुक आपके पास में होनी चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, वो फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, लाइन टू लाइन चीजें आपको समझ में आएंगी। तो बिल्कुल भी चिंता किए बगैर अपनी बुक साथ में लेके बैठना एंड अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठना। बहुत अच्छे से हम लोग अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आप भी अपना पेज ओपन कर लीजिए एंड मैं भी अपना जो प्रश्नावली है वो निकाल लेता हूँ। देन वी विल स्टार्ट। एंड जो पहली प्रश्नावली है उसमें आपको अभाज्य गुणनखंड पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? अभाज्य गुणनखंड पढ़ने हैं। बहुत आसान सी प्रश्नावली है, देखिए। जी हाँ, ये रही हमारी पृष्ठ संख्या 6 पे है ये। एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि पहले प्रश्न में क्या करना है। हमें इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। बहुत आसान सा टॉपिक है। सबसे पहला ही प्रश्न मैं पिक करता हूं और पहला प्रश्न है हमारा, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में संख्याओं को व्यक्त करना है। पहली संख्या हमें दी गई है 140। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1.1 है उसमें उसमें हमें 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इतना सा ही काम है हमारा। क्या है? 140। देखिए इसको कैसे हल करेंगे आप। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको दो ऐसी रेखाएं खींचनी है। अब आप यहाँ पे जिस संख्या का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है उसे लिख देंगे। अब आपको देखना है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है बेटा, पहले ये समझो। अभाज्य संख्याएं होती है हमारी दो से शुरू। एक अभाज्य संख्या नहीं है। दो से होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस तरीके से कुछ अभाज्य संख्याएं होती है। अब देखिए हमें इस प्रकार से लिखने के बाद में आपको क्या करना है। आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या ढूंढनी है जिसका इसमें भाग चला जाए। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो दो का देखो, दो का भाग इसमें चला जाएगा, क्यों? इकाई का अंक क्या है? 0 है। लगे हाथ हम एक चीज और समझ लेते हैं कि दो का भाग किन किन संख्याओं में जाएगा। दो का भाग किन संख्याओं में जाएगा? जिनके इकाई का अंक क्या होगा बेटा। यहाँ हम इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखते हैं। देखिए इकाई का अंक अगर किसी संख्या का 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या फिर 8 है, तो उन संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इसमें 2 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा और आगे 0 है। अब 70 में भी चला जाएगा, क्यों? इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग जाएगा, 35 आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ 35 में किसका भाग जाएगा। मेरे पास में 2 है, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, इनमें कोई भी 5 संख्या नहीं है, तो 2 का तो नहीं जाएगा। फिर 3 का क्या रूल होता है कि संख्याओं का जो जोड़ होगा उसमें 3 का भाग चले जाना चाहिए। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। तो क्या 8 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। 3 के पाड़े में कहाँ आता है 8, तो 3 का भी इसमें भाग नहीं जाएगा। 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा। क्यों? 5 का नियम क्या है? 5 का नियम भी लगे हाथ समझ लेते हैं। यहां लिख देता हूं मैं 5 का नियम। 5 का नियम क्या बोलता है कि इकाई का अंक अगर 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 का भाग जब देंगे तो यहाँ 7 बार जाएगा और 7 में केवल 7 का भाग जाएगा, तो 1 आ जाएगा हमारे पास में। ये यहाँ लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब इसको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है? आपको लिखना है आंसर नंबर 1, ये लिखोगे। उसके बाद में आपको नीचे लिखना है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड इसका, यहां से शुरू करो, ऊपर 2 है, उसके बाद में क्या है? फिर से 2 है, उसके बाद में क्या है? 5 है एंड देन 7 है। तो ये हमारा 140 का क्या आ गया? 140 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब देखिए आंसर की जांच भी कर लेंगे लगे हाथ। इसको गुणा करके देखो, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 वापस मिल जाएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो ये हमारा पहले प्रश्न में पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं और अगला सॉल्यूशन देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए, इतना समझ में आया क्या? जरा मुझे कमेंट में बताइए। इतना समझ में आया क्या? जरा कमेंट में बताइए, फिर आगे पढ़ें। अभाज्य गुणनखंडी हमें आगे भी ज्ञात करना है, तो इसको मैं जरा थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? दूसरा हमें किस संख्या का ज्ञात करना है? दूसरा हमें ज्ञात करना है कि किस संख्या का है भाई? 156 का है। हमें क्या निकालना है? दूसरा 156 का। क्या करोगे? वही मेथड है, सिंपल सा। यहां लिखोगे, एक लाइन खींचोगे, सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचोगे। अब यहाँ क्या आएगा? 156 जिसका निकालना है वही तो आएगा। दो का नियम क्या बताया था मैंने? दो का नियम बताया था कि वो संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वहां 2 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ 6 है, तो मुझे बताओ 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ 2 का भाग चला जाएगा। कितनी बार? 7 बार। फिर आगे 1 बचेगा, तो यहाँ हमारा 8 आ जाएगा। किसी से अगर भाग नहीं दिया जाता तो अलग निकाल के भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ ऐसे दे सकते हो, ऊपर 78 आएगा, तो ये यहाँ हमें उतारना है, ठीक है। अब 78 में भी 2 का जाएगा, क्यों? 8 है इकाई का अंक, तो 3 बार 6, 1 बचेगा 9, 39। अब देखो, 2 का 39 में तो नहीं जाएगा, क्यों? इकाई का अंक 9 है और 0, 2, 4, 8 में ही 2 का भाग जाता है। अब हमें 39 जो है उसमें देखना है किसका भाग जाएगा। देखो फिर, 3 और 9 कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्या 12 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। क्या बात है। एक बार और फिर आगे 3 बार, 13 आ गया, ठीक है। अब 13 में किसका भाग जाएगा? 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा। यहां हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें आगे क्या लिखना है ये लिखोगे एग्जाम में, उसके नीचे वो एज इट इज लिखोगे। अब यहाँ हम लिख देते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, उसको मिटा देते हैं। जो हमारा 156 का आया है उसको लिख देते हैं। क्या आया है 156 का? बताना जरा। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर। समझ में आया होगा सभी को। एंड वीडियो रोक के नोट कर लो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को पॉज करो एंड फिर लिख लो इसको, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पहले में तीसरा क्या दिया गया है, चलिए देखें। तीसरा बताइए, तीसरा किसका निकालना है हमें? 3825 का। किसका निकालना है? 3825 का। इसी का तो निकालना है। तो यहाँ हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, एक यहाँ टेढ़ी लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे 3825, ठीक है। अब बताओ जरा, 2 का भाग जाएगा क्या? बताओ जरा, 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 जब इकाई का अंक होता है तो 2 का भाग नहीं जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो, 5 और 2 7, 7 और 8 कितने? 15, 15 और 3 18। क्या बात है, 18 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ 3 का भाग चला जाएगा। और यहाँ कितनी बार? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 22 बन गया। अगला 7 तिये 21, 1 बचा, 15 बन गया, 5 तिये 15, 1275। एक स्टेप कंप्लीट हो गई। अब बताओ 1275 में 2 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। एंड आपको एक चीज बताऊं, जब यहाँ 2 का भाग नहीं गया तो यहाँ भी नहीं जाएगा। ऊपर अगर किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो फिर नीचे का भी नहीं जाएगा। तो यहाँ 3 का गया, तो यहाँ 3 से ही शुरू करो, चेक करना कि 5 7 कितने? 12, 12 और 2 कितने? 14, 14 और 1 कितने? 15, 15 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ भी 3 का भाग चला जाएगा। कितनी बार देख लेते हैं अभी। 3 का भाग दोगे तो 4 तिये 12, 3 एकम 3, कितना बचा? बताओ कितना बचा? सॉरी, यहाँ 2 बार जाएगा ना, 3 दूनी 6, 1 बचा, 5 तिये 15, 425 आ गया। अब 425 में देखो 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 में तो 3 का नहीं जाता, तो संख्या में भी नहीं जाएगा। फिर किसका जाएगा? इकाई का अंक 5 है, तो 5 का चला जाएगा। कितनी बार? 8 पंजे 40, 5 25, 85 बार चला गया। अब 85 में फिर 5 का चला जाएगा, इकाई का अंक 5 है, तो कितनी बार? 5 एकम 5, 3 बचे, 35, तो 35 कितना? 7, 17 में 17 का ही जाएगा, क्यों? अभाज्य संख्या है। एक बच गया। एक बचते ही हमें प्रोसेस रोक देनी है। जब लास्ट में एक बच जाए तो अब भाग नहीं देना, अब हमारा इतना काफी है।
अब आपको इसके नीचे क्या लिखना है एग्जाम में, बताओ जरा। इसके नीचे आपको लिखना है 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। क्या बात है बेटा, हो गया हमारा सवाल। इतना सरल सा आंसर था, आगे होगा समझ में। चलो मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कितना सरल सा सवाल था। चलो चौथा बताओ क्या पूछा है, उसको भी मिटा देते हैं। चलिए चौथा बताओ क्या पूछा है। चौथा हमें क्या पूछा गया है, 5005 का पूछा गया है। किसका पूछा गया है, 5005 का। क्या मैं ये आपको होमवर्क दे दूं क्या, आपको होमवर्क दे दूं क्या, ये बताओ, होमवर्क दे दूं क्या आपको। चलो ये आपके लिए गृह कार्य है, आप अभी वीडियो को रोकोगे, फटाफट से घर पे अभी बैठे हो आप, इसको सोल्व करोगे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे। एक एक बच्चे का आंसर देखूंगा मैं, ठीक है, सभी लोग अपना आंसर लिखना, ठीक है। अगला देखो, अगला मैं करवा देता हूं, 7429। क्या है अगला, 7429। इसका निकालते हैं। एक ऐसी लाइन खींचोगे, यहां ऐसी खींच कर चौराहा बनाओगे, 7429। देखो भाई, 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 9 है। क्या बात है, फिर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देख लो। 9 और 2 11, 11 और 4 11 4 15, 15 और 7 22। 22 क्या 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो 3 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अब आगे देखो, 5 का तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का तभी जाता है जब इकाई का अंक 0 या 5 होता है, तो यहाँ 5 का भी नहीं जाएगा। फिर आप चेक करो कि भाई 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो मैंने अभाज्य संख्या क्या क्या लिखवाई थी आपको, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे करके आएंगी, ठीक है। तो देखो 2 का नहीं जा रहा तो इसको काट दो, 3 का नहीं जा रहा तो इसको भी काट दो, 5 का भी नहीं जा रहा। अब 7 का देखते हैं, 7 का अगर भाग दोगे तो 7 का एकम 7। चलो इसको साइड निकाल के दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है, चलो यहां दिखाता हूं तुम्हें मैं। 7429, क्या 7 का भाग जाएगा, देखो 7 एकम 7 आ गया है, 4 4 में नहीं गया, 0 उतरेगा, फिर 2 आया, 7 6 42, यहाँ पे 0 बन गया। अब 9 आया, तो देखो पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, तो 7 भी नहीं होगा इसमें, 7 का भी भाग नहीं जाएगा, तो इसको भी हटा दो। 7 के बाद में कौन सी संख्या है वो देखो जरा, 7 के बाद में कौन सी संख्या है वो देखो, ये भी नहीं जा रहा। अब 7 के बाद में 11 है, क्या 11 का भाग चला जाएगा इसमें, क्या 11 का भाग चला जाएगा 7429 में, देखो 11 6 66, 8 बच गए 82, ठीक है, 11 7 77, 77 के बाद में 5 बच गए 59, नहीं पूरा पूरा तो नहीं जा रहा फिर भी, तो ये भी नहीं होगा। 11 से बड़ी कौन सी संख्या होगी फिर, 11 से बड़ी किसका भाग देके चेक करोगे बताओ, 11 का नहीं जा रहा तो 11 के आगे क्या है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, सॉरी ये तो 13 है ना, ये चेक करते हैं, ठीक है। अब 13 का भाग देके इसमें चेक करते हैं, ठीक है, 13 पंजे 65 होता है, हमें पता है। कितना बचा, 5 इधर से बचा, 4 वो 9 बच गए, ठीक है। बताओ आगे, बताओ किसका भाग जाएगा, 13 का। यहाँ आगे और भी संख्याएं मैं आपको दे देता हूं, ताकि आप अगर खुद भी ट्राई करना चाहें वीडियो रोक के तो कर सके। और भी संख्याएं मैं आपको दे देता हूं। 17 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है, 19 होती है, उसके बाद में आपकी 23 होती है, फिर आपकी 27 नहीं होगी, 29 होगी। इतने में आपका मुझे लगता है काम हो जाएगा, ठीक है, इतने में आपका काम हो जाएगा। बताओ बताओ क्या जाएगा इसमें भाग, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 कितना होता है 91, 7 बार 2, 1 बचा। अब 9 उतरेगा तो नहीं भाई, 13 का भी भाग नहीं जा रहा, तो इसको भी काट देंगे। अब आया हमारा 17, 17 का भी देके देखते हैं। ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ऐसे आपको एग्जाम में चेक करना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर तो आपको समझ में आने लग जाएगा, पर एक बार शुरू में तो चेक करना पड़ेगा। 17 चौक 68, कितना बचा 6 62। अब बताओ 17 51, क्योंकि 4 68 ज्यादा चला जाएगा, 51 आ गया।
कितना बचा? 11 बचा। अब आगे उतरा 9। अब बताओ 17 7 119 आता है कि नहीं आता प्यारे बच्चों? 19 आता है। तो 17 7 119 चला गया कि नहीं चला गया भाग? बिल्कुल चला गया। 0 बच गया लास्ट में, तो 17 का जाएगा। यहां हमें अब क्या लिखना है? यहां हमें 17 लिखना है। 17 लिख दो भाई। कितनी बार गया? 437 बार। 437 बार। अब बताओ इसमें 17 का भाग जाता है कि नहीं जाता? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर इसमें किसी संख्या का नहीं गया तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो 17 से पहली वाली संख्याओं का इसमें नहीं गया भाग, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो 17 से ही चेक करेंगे। चलो इसको मिटाओ फिर और चेक करते हैं। मिटाओ बेटा फिर चेक करेंगे। चलो 437। देखो 17 का भाग 17 दूनी 34, 9 बचा एंड 7 उतार लिया। नहीं जाएगा 17 का भाग। पूरा पूरा कहाँ जाएगा? ठीक है, 17 छिके 102 होता है। नहीं जाएगा। चलो हटाओ। 17 का भी इसमें नहीं जा रहा तो हटाओ 17 को भी। 19 का चेक करो फिर। 19 का चेक करो, यहां लिखो 437। 19 का चेक करो। 19 दूनी 38, 5 बच गए 57। 19 3 57। क्या बात है, 0 आ गया ना। तो 19 का भाग इसमें चला जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतना टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करिए, आपको पूरी ट्रिक सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस को इतना जल्दी सोल्व कर लोगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है। कितनी बार गया? 23 बार। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 में 23 का ही जाता है। अब हमारा क्या आया आंसर? अब हमारा आंसर आया, इसको मिटाते हैं, यहां लिखेंगे आंसर। कितना निकाला है? 7429 का। 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 17 गुणा 19 गुणा 23। ये आपका प्रश्न बन गया। ठीक है, ये आपका प्रश्न बन गया। क्या बात है। ठीक है। चलो अब इस प्रश्न में आपको मजा आया होगा, क्योंकि इसमें हमने पूरा तरीके से सीखा है कि कैसे कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। ये प्रश्न जैसे ही बन गया, आपका पूरा अभाज्य गुणनखंड का पहला प्रश्न है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया, तो इसको हटा देते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अभाज्य गुणनखंड है ना वो कंप्लीट आते हैं। अब आपको अभाज्य गुणनखंड में कोई समस्या नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है भी तो आप मुझे कमेंट में बताओ, उसके लिए आप डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, यहाँ टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो जरा बताओ और इसका आंसर देना मुझे। 5005 का बहुत सरल सा ही प्रश्न है। 5005 का आंसर देना मुझे, बहुत सरल सा प्रश्न है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में क्या पूछा गया है? चलो 2 में क्या पूछा गया है? HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। क्या क्या करना है? सबसे पहले प्रश्न हमें वैसे पूछा गया है क्या, एक तो HCF हमें निकालना है, साथ में आपको LCM भी ज्ञात करना है। पहला तो प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है इसी प्रश्न में कि आपका संख्याओं का योग, सॉरी गुणा, संख्याओं का गुणा बराबर क्या होना चाहिए? HCF गुणा LCM। और देखना हर में ये आएगा और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। यहां मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है ये। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हर जगह पे काम आएगा। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत बेहतर फॉर्मूला है। ठीक है। चलिए अब हमारा दूसरे में पहला जो संख्याएं दी हुई है वो लिखते हैं 26 और 91। कौन सी संख्याएं हैं? सबसे पहले 26 और 91। 26 और 91 यही तो संख्याएं हैं। अब चलिए इसका आपको HCF और LCM निकालना सिखाता हूं और बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। ठीक है। चलो रफ नोटबुक लेके बैठो, रफ नोटबुक ले लो। आगे चलो, अब मेरे पे छोड़ दो। देखो 26 और 91 का जब भी आपको HCF और LCM पूछे ना, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करना है। दोनों का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। ठीक है, दोनों ही चीजों के सबसे पहले आपको क्या निकाल लेने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। जैसे यहां मैं लिखता हूं 26। 26 में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा।
13 बार। अब 13 में 13 का ही जाता है एक बार, और आपका 91 है तो 91 में बताओ मुझे 7 का जाएगा, है ना, 7 एकम 7 और 7 दिए 21, फिर 13 का जाएगा एक। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको अभाज्य गुणनखंड आपने निकाल लिए, अब आपको नोटबुक में किस तरीके से करना है, इसके नीचे आपको अब लिखना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है, 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13, क्या है 2 गुणा 13। वहीं आप नीचे लिखोगे 91 यानी कि 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है, 7 गुणा 13। ठीक है, इतना काम कर लोगे क्या, बताओ इतना काम कर लोगे क्या, उसके बाद में आगे बताता हूं। देखो इतना काम अगर आपका हो जाए तो उसके बाद में आपको लिखना है, उसी के नीचे लिखोगे इसलिए 26 और 91 का HCF। देखो बेटा एक चीज याद रखना कि जो आपका HCF है उसको आप क्या बोलते हो, HCF को आप बोलते हो मैसेप, ये भी बोलते हो, और जो आपका LCM है इसको आप क्या बोलते हो, लेसेप है। ठीक है, तो एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो LCF क्या होता है, HCF, दोनों जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 यहां है लेकिन यहां नहीं है, लेकिन 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो 13 को लिख लोगे सबसे पहले गुणा। अब देखो और कुछ है क्या कॉमन, और कुछ नहीं है तो गुणा हटा दो, 13 ही इसका HCF होगा। ठीक है, तो एक चीज हमने निकाल ली, जो पूछा गया था कि HCF क्या है, तो HCF हमारी निकल चुकी है। अब आप नीचे लिखोगे 26 और 91 का LCM। LCM क्या होगा बेटा, देखो 13 है उसको तो एज इट इज लिख देना है, जो यहाँ आया उसको तो लिख देना है, अब जो चीजें छूट गई वो भी गुणा में लिख दो। देखो 13 हम उतार चुके, दोनों में कॉमन था इसलिए, अब आप 2 भी लिख दोगे और 7 भी लिख दोगे। ठीक है, 13 संति 91, 91 दूनी कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या। HCF में तो दोनों में जो कॉमन है वो लिखोगे, LCM में जो कॉमन आ चुका है उसको तो एक बार, बाकी जो चीजें बच गई सभी को गुणा में लिख दोगे। तो ये आपका LCM निकल गया। तो बताओ मुझे ये दूसरा भी सवाल हल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये वाली चीज केवल। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो रोक लो वीडियो को और फिर नोट कर लो। ठीक है, पीछे जाके नोट कर लो, वरना चलो इसको अब मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं मैं। चलो अब देखो आपको आगे क्या लिखना है, अब हमें सिद्ध करना है ये वाला। तो हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन सी है हमारी, 26 और 91। 26 और 91 कितना हो गया, बताओ, गुणा कर लो अलग निकाल के। 6 एकम 6, 9 6 54, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, यहाँ जोड़ दो 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल 1 और यहाँ 2, 2366 हो गया। कितना आ गया, 2366 हो गया। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, 2366। अब हमें राइट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड भी निकालनी है, RHS। RHS में क्या है, HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM, यही तो है RHS में। तो देखो HCF कितना है, HCF हमारा 13 है, HCF हमारा 13 है, गुणा LCM कितना है, 182 है। अब हमें इनको भी गुणा करना है। अब आप गुणा करोगे तो आप देखोगे कि ये कितना आएगा, 2366 आएगा। तो हमें दिख रहा है कि LHS जो है RHS के बराबर है। तो आप एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे पूरे नंबर मिलने के लिए, वो देखो। यहां आप लिखोगे इसलिए LHS बराबर RHS, अतः अब यहां आप क्या उतारोगे, यहां आप उतारोगे ये वाला, संख्याओं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCF, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो दो बच गए वो आप खुद से ट्राई करोगे,
ठीक है, आगे प्रश्नावली पूरी होगी उसके बाद में ट्राई करना, क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से हो जाएंगे जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, जो 2 बच गए वो आप स्वयं हल करेंगे, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। चलो, आपके लिए होमवर्क है, उसको करो, और उसके बाद में अगर नहीं सोल्व हो तो कमेंट में बताओ। अगर किसी एक का भी कमेंट आया कि सर नहीं सोल्व हुआ, तो फिर मैं आपको दूसरे दिन की क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको दूसरे दिन की क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलो, अब प्रश्न संख्या 3 पढ़ो, अपने मन में पहले देखो, नोटबुक में सबसे पहले देखो प्रश्न संख्या 3, खुद से हल करने का प्रयास करो। किसी को एचसीएफ और एलसीएम निकालना अगर नहीं समझ में आया तो चिंता का कोई बात नहीं है, हम दोबारा से समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को एचसीएफ और एलसीएम निकालना नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दोबारा से समझेंगे, ठीक है। चलो, एचसीएफ और एलसीएम के लिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया गया है, चलो बताओ। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। इतना सरल सा प्रश्न, क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, कोमा एलसीएम ज्ञात करना है, ये प्रश्न है। सबसे पहला जो संख्या दी हुई है वो क्या है? 12, 15 और 21, ये 3 संख्याएं आपको दी गई है। अब देखो बेटा, क्या करना है, वही जो सेम मेथड है वही हम हल करेंगे। 12, 15, 21 का जब हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो 12, 15, 21 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 1 बार, 12 का निकल गया। उसके बाद में आपका 15, तो 15 का निकाल लो, 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग जाएगा 1 बार। आगे क्या है? आगे हमारा 21 है, तो 21 का निकाल लो। 21 के लिए भी यहाँ हमें किसका भाग जाएगा? 21 में सबसे पहले 3 का भाग चला जाएगा 7 बार, 7 का भाग जाएगा 1 बार, हो गया। अभाज्य गुणनखंड अगर आपने सही से निकाल लिए तो आपका उत्तर आ गया, समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको नीचे क्या लिखना है? आपको लिखना है 12 का अभाज्य गुणनखंड। क्या है भाई 12 का अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 3, यही तो है। आगे लिखो 15 का भाज्य गुणनखंड, नीचे लिखो इसमें 15 का भाज्य गुणनखंड कितना है? 15 का 3 गुणा 5 ही तो है। आगे क्या है? आगे हमारा है 21, 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का कितना है? 3 गुणा 7 ही तो है, हो गया। इतना लिख दिया। अब आप इसके नीचे लिखोगे, यहाँ पे मैं उधर लिख रहा हूं, ठीक है। इसके नीचे आप क्या लिखोगे? देखो, आपको लिखना है कि आपका 12, 15 और 21 का HCF, 12, 15 और 21 का HCF क्या होगा? मुझे बताओ बेटा कि इसमें तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? एक कमरे में 2, 2 और 3 बैठा है, एक कमरे में 3 नंबर और 5 नंबर बैठा है, और वही एक कमरे में 3 नंबर और 7 नंबर बैठा है। अगर मैं आपसे कहूं कि जाओ एक को बुला के लेके आओ जो तीनों में बैठा है, तो किसको बुलाओगे? यहाँ देखो 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ भी 2 है तो यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा। अब 3 देखो, 3 यहाँ पे भी है, साथ में आपको यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। तो आप 3 को उठा के ले आए, 3 हो गया। आगे देखो और कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं है कॉमन, तो आपका HCF कितना हो गया? HCF इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप लिखोगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम बताओ बेटा कितना आ जाएगा? एलसीएम बताओ मुझे। एलसीएम देखो, एलसीएम में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि सबसे पहले जो कॉमन है सारे वो उठा लेने हैं। तो यहाँ 3 है तो 3 उठा लेता हूं मैं। अब ये सब तो कट गए क्योंकि ये मैंने वहां लिख दिए। अब क्या बचा? 2 गुणा 2 बचा ऊपर वाले से, तो यहाँ लिख दो 2 गुणा 2। और क्या बचा? यहाँ से 5 और यहाँ से 7, तो गुणा 5 और गुणा 7 आपने लिख दिया। अब इसको गुणा कर लो, 7, 5, 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिए 420। ये आंसर हो गया।
एलसीएम निकल गया, एचसीएफ आपको पता ही है, वहां निकाल लिया हमने पहले ही, सारा का सारा सवाल हो गया। देखो एचसीएफ पूछा था, एलसीएम पूछा था, दोनों हमने निकाल दिए, ये उत्तर आ गया। इतना सरल सा प्रश्न है, ठीक है। चलो अगला है, इसमें हल करते हैं दूसरा वाला, तीसरे में दूसरा हल करते हैं। चलो इसको सबको मिटा दो, सभी को मिटा दो। देखो अगर कोई भी दिक्कत आए ना सवाल में, कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट करो और उस सवाल का नंबर लिख दो और उसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा, उसमें आपको कुछ ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ जाऊंगा एंड आपको उसका सॉल्यूशन जो है अगली क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो बिल्कुल भी। चलो इसको इरेज करते हैं, देन हम आगे हल करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, तीसरे में दूसरा देखिए क्या है, तीसरे में दूसरा क्या है, दूसरा किसका पूछा है आपको, 17, 23 और 29 का। ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ये तो। मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे, ये 17, ये आपका मैं डायरेक्ट लिखता हूं 23 और ये मैं आपका लिखता हूं 29, ठीक है। अब देखो बेटा कि 17 जो है, 17 में किसका भाग जाएगा, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 में केवल 17 का ही भाग जाता है, तो यहाँ 17 लिखेंगे, एक आ जाएगा। 23 लिखेंगे, एक आ जाएगा, क्योंकि 23 भी अभाज्य संख्या है। वहीं 29 भी आपकी अभाज्य संख्या है, 29 का भी एक आ जाएगा। अब मैं वो सब नहीं लिख रहा, सारी चीजें नहीं लिख रहा, आपको उस फॉर्मेट में लिखना है कि 17 का भाज्य गुणनखंड बराबर 17, 23 का भाज्य गुणनखंड बराबर 23, 29 का भाज्य गुणनखंड बराबर 29। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो अब ये बहुत, चलो मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसमें आपको दिक्कतें आएंगी, मुझे पता है इसमें आपको दिक्कत आएगी, तो मैं समझा ही देता हूँ पूरा ही। यहाँ आप लिखोगे 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 गुणा 17 लिख दो, ऐसे आसान होगा आपके लिए, ठीक है। 1 गुणा 17 लिख दो, या फिर अभी आप केवल 17 ही लिखो, समझाएंगे तब आपको बता देंगे। अभी आप केवल यहाँ 17 लिखो। वहीं 23 का अभाज्य गुणनखंड भी आप क्या लिखोगे, 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड भी आप क्या लिखोगे, 29, बस काम हो गया। अब एचसीएफ ज्ञात करना है तो हमें लिखना है 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या होगा बताओ। 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 23 इसमें है तो इसमें नहीं है, 29 तीसरे में है तो पहले दूसरे में नहीं है। तो अब क्या लिखोगे, अगर तीनों में से कुछ भी कॉमन ना आए, अगर तीनों में से एक भी संख्या कॉमन ना आए तो आप वहां पे एक लिख दोगे। क्यों लिख दोगे, क्योंकि 17 जो है इसके गुणा में एक लिख सकते हो, 23 के गुणा में भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, तो एक तो है ना कम से कम तीनों में। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो आप क्या लिख दोगे, एक लिख दोगे, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए तो एक लिख दोगे, तो एचसीएफ 17, 23, 29 का एक हो गया। 17, 23 और 29 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ। जब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो हमने कोई चीजें तो कटी नहीं, तो सारी की सारी को लिख दो ऐसा ही, 17, 23, 29 गुणा कर लेना, वही एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो एलसीएम भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। चलो तीसरे पे चलते हैं, 8, 9 और 25 का निकालना है, 8, 9 और 25 का निकालना है, सारी चीजें नहीं मिटाते, ठीक है। 8, 9 और 25 का हमें निकालना है, बस इतना ही मिटाएंगे बस। देखो 8, 9 और 25, 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार, इतनी स्पीड से भी आप करने लग जाओगे। 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार, 1 आ गया। 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, 5 में वापस से 5 का भाग जाएगा 1 बार, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, आपको इनको मिटाना है, इसके नीचे आपको लिखना है, क्या लिखोगे, संख्याएं कौन कौन सी है, 8, 9 और 25। तो यहाँ लिखोगे 8 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद में लिखोगे 9 का अभाज्य गुणनखंड, फिर आप लिखोगे 25 का अभाज्य गुणनखंड। 8 का क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का हो गया 3 गुणा 3, 25 का हो गया 5 गुणा 5। आया समझ में। अब देखो यहां आप लिखोगे क्या, यहां आप लिखोगे 8, 9, 25 का एचसीएफ क्या होगा। तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या बताओ,
2 ऊपर वाली में है तो नीचे में नहीं है, 3 यहाँ है तो इन दोनों में से नहीं है, 5 यहाँ है तो इन दोनों में नहीं है, तीनों में होना चाहिए, वो चीज याद रखना, तीनों में जब होगा तभी काउंट होगा। तो यहाँ नहीं है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ गया आंसर। अब एलसीएम देखना है तो यहाँ लिखोगे 8, 9, 25 का एलसीएम। एलसीएम भी बहुत आसानी से निकलेगा। देखो कुछ भी कॉमन नहीं आया तो मतलब कुछ भी नहीं घटा। अब हमें सारी की सारी चीजें ऐसी की ऐसी उतारनी है। ऊपर है 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके नीचे 3 गुणा 3 है, उसके नीचे आपका 5 गुणा 5 है। आई होप दिख रहा होगा आपको। अब इसको गुणा करना है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो यहां से आ गया, 5 5 25 यहां से आ गया, और 3 3 9 यहां से आ गया। 25 को जब 8 से गुणा करोगे तो आपको पता है 25 8 200 होता है। अब 200 को जब आप 9 से गुणा करोगे तो 1800 आएगा। अब ये इतना गंदगी से नहीं लिखना, ठीक है, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना, डायरेक्ट रफ कार्य में गुणा करके 1800 लिख देना है, ठीक है। डायरेक्ट जब रफ कार्य में गुणा करोगे तो 1800 आपको लिख देना है, ये सब ऐसा कॉपी गंदा नहीं करना, ठीक है। चलो 1800 हमारा इसका एलसीएम आ गया, तो तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया भाई, 3 ही थे इसमें, तीनों कंप्लीट हो गए। आगे देखो प्रश्न संख्या 4 अब हल करते हैं। अब तो बहुत सरल सरल से प्रश्न बचे हैं, जो मुश्किल थी ना वो सारी निपट चुकी है, सारी मुश्किल हमने हल कर दी। अब बहुत सरल सरल से प्रश्न बचे हैं। चौथा प्रश्न है वो पढ़ो, अपने बुक में देख के पढ़ो और हल करने का प्रयास करो जरा। अगर सोल्व हो जाता है तो बहुत बढ़िया, वरना अभी बता देते हैं। सब हटा दो, सब हटा दो। चलो चौथा प्रश्न है, देखो क्या पूछा गया है। एचसीएफ आपको दिया गया है 306। एचसीएफ किसका दिया गया है, कोष्टक में है 306 कोमा 657, इसका 9 दिया गया है। आपको पूछा है एलसीएम क्या होगा किसका, 306 और 957 का, यही तो पूछा गया है। अब देखो इसका आंसर आएगा, मैंने आपको एक ना सवाल बताया था, प्रश्न संख्या 2 बताई थी आई गेस, जिसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखा था। आपको इसमें क्या लिखना है, ये लिखोगे। सबसे पहले तो ये लिखोगे, यहां दिया है, ऊपर लिखोगे दिया है, क्या दिया है, ये सारी चीजें दी है। अब आप नीचे लिखोगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब आप क्या जानते हो भाई, आप जानते हो दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। यही तो जानते हैं हम, हमने दूसरा प्रश्न किया था तब हमने यही तो सीखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, यही तो हमने सीखा था। अब देखो दो संख्याएं कौन सी है, अब इसका क्या मतलब है समझो, पहले ध्यान से देखना। अगर ऐसे लिखा है कि एचसीएफ कोष्टक 306 657 बराबर 9, तो ये अगला बोल रहा है कि 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। कोष्टक में जो दो संख्याएं दी हुई है उनका एचसीएफ कितना है आगे बराबर में। पूछा क्या है, 306 और 957 का एलसीएम कितना होगा वो पूछा है। समझो अगर आप इसको डायरेक्ट हल करना चाहो, अभाज्य गुणनखंड बनाए 306 के 957 के और हल किए, तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर मिलेगा भी तो कुछ कट के मिलेगा, क्योंकि अगला क्या चाहता है, अगला चाहता है आप इस फॉर्मूले से हल करेंगे, ठीक है। तो आपको देखो क्या है, दो संख्याएं क्या है, 306 है गुणा 657 है बराबर, क्योंकि दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, एलसीएम। एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम लिख देते हैं, गुणा एचसीएफ। एचसीएफ कितना है हमारा, 9 है। समझ गए। पक्षांतरण तो आता होगा मेरे भाई, ठीक है, पक्षांतरण तो आता होगा ना बेटा। देखो एलसीएम है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एलसीएम गुणा 9 बराबर 306 गुणा 657। ये तो मैंने इधर वाला इधर लिखा है। मैं अगर कह दूं कि 2 + 3 बराबर 5 है, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना कि 5 बराबर क्या होगा, 2 + 3 होगा, लिख सकते हो। तो वैसे ही मैंने ये वाला इधर लिखा है, इस वाला इधर लिखा है, ठीक है, ये हटा देते हैं। चलो अब आगे क्या करोगे, आगे करोगे 9 को आप यहाँ गुणा में है उधर भेजोगे, भाग में जाएगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306
गुणा 657 बट्टा 9 हो जाएगा। अब इसको हल करते ही आपको एलसीएम मिल जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न आएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो 9 से काटो आप, 9 से काटोगे ऊपर वाले को कितनी बार, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बचे और 9 चौक 36, 34 आ गया। तो आगे क्या आया आंसर, 34 गुणा 657। ठीक है, बराबर 657 को 34 से गुणा करो, 34 से गुणा करो। देखो 7 चौक 28 हासिल की 2, 5 चौक 20, 2 22 हासिल की 2, 6 चौक 24 और 2 26, एज इट इज लिख दो। गुणा, अरे गुणा तो आता ही होगा, अब 3 से गुणा करो, 7 21 को 1 हासिल की 2, यहाँ 2 बन गई, 5 15 2 17 हासिल 1, 6 3 18 1 19। अब क्या करोगे, अब इनको जोड़ दोगे, तो यहाँ 8 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 9 और 2 11 1 12 हासिल 1, 1 और 1 2, 22,338। अब बेटा अगर आप इसको इस मेथड से करने जाते ना कि दोनों का अभाज्य गुणनखंड बना के फिर हल करते, जिंदगी बीत जाती। ठीक है, जिंदगी गुजर जाती, आंसर नहीं आता। ठीक है, 22,338 आ गया इसका आंसर, बहुत आसानी से हमने हल कर लिया है। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हो गया। बहुत आसान सा प्रश्न था ये तो, है ना। किसको किसको आसान लगा जरा कमेंट में बताओ, किसको किसको आसान लगा मुझे कमेंट में बताओ जरा, किस किस बच्चे को ये प्रश्न आसान लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, किस किस बच्चे को प्रश्न आसान लगा बताओ। अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 5। 5 में क्या दिया है जरा पढ़ो फटाफट से, अपनी नोटबुक बुक जिसमें भी प्रश्न आपने लिख रखे हैं 5वां, उसमें पढ़ो कि क्या पूछा गया है। जांच करनी है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। ये तो और भी आसान सा प्रश्न है। देखो पूछा क्या है कि आपका, यहां पहले लिखते हैं 5, ये वाला देखो साफ साफ सी बात आपसे पूछी गई है कि 6 की घात n, जो 6 की घात n है, ये क्या 0 पे समाप्त होगी, इकाई का अंक क्या 0 आएगा। पूछा यही गया है ना, जैसे आपको मैं लिख दूं 2 गुणा 5 है तो ये क्या हो जाता है 10 हो जाता है, तो यहाँ 0 बन गया। तो अगला यही तो पूछना चाहता है कि जैसे 6 की पावर n आपको बोला है, तो 6 की पावर n का मतलब है या 1 हो जाए तो 6 हो जाएगा, जैसे 1 हो जाए तो 6 हो जाएगा, अगर 2 भी हो सकता है तो 36 होगा, 3 हो सकता है, तो इस प्रकार से आगे चलती जाएंगी। तो अगला पूछ रहा है कि अगर n का कुछ ऐसा मान है क्या कि वो अगर हम लोग रख दें तो यहाँ 0 आ जाए, वो ही पूछना चाहता है। ठीक है, अब देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जब आप एग्जाम्स में तैयारी करोगे, बड़ी भर्ती परीक्षाओं की, आप सीजीएल में लगोगे, आप किसी अन्य भर्तियों में लगोगे, आप टीचर लगोगे, तो सब में काम आएगा। ठीक है, देखो जीरो कब बनता है, एक चीज गणित में हमेशा जीरो ना किन दो संख्याओं के गुणा से बनता है, अगर कहीं पे 2 5 से गुणा हो रहा है तभी जाके यहाँ पे जीरो बनता है, कहीं पे 2 5 से गुणा हो रहा है तब जाके यहाँ क्या बनता है, जीरो बनता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ देखो 4 जब 5 से गुणा होगा तो 20 आता है, तो यहाँ भी तो जीरो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। देखो यहाँ जो 4 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 लिख सकते हो, आगे 5 है, यहाँ ये गुणा हुआ तभी तो जाके यहाँ एक जीरो बना, तभी तो बना बेटा। अब अगर आप बोलो कि सर और कुछ समझाओ, जैसे 8 है उसको मैं 25 से गुणा करूं तभी भी तो आपका 200 आता है, 2 जीरो बनते हैं फिर तो, यहाँ तो सर न तो 5 है और न 2 है। अरे ध्यान से देखो, 8 है तो इसको आप 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। 25 है तो आप इसको 5 गुणा 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। तो देखो कितने जोड़े बने, एक जोड़ा ये, एक ये, 2 जोड़े जब बन गए तो आपके 2 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। इतनी सी बात समझनी थी। तो अब आप हमेशा याद रखोगे कि जीरो कब बनता है, जब आपका जीरो कब बनता है, जब आपका 2 और 5 आपस में गुणा होता है तभी जीरो बनता है, वरना जीरो नहीं बनता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो 6 की पावर n की बात अगर हम करें तो यहां आप लिखोगे कि जो 6 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड
क्या होते हैं बताओ? 2 गुणा 3 होता है। तो आपको कहना क्या चाहता है कि 2 गुणा 3 की पावर n क्या कभी 0 पे खत्म होगी? अरे मेरे भाई, 0 कैसे आ जाएगा? जब यहाँ 2 है लेकिन 5 ही नहीं है, तो 0 कहाँ से आएगा? अब आप बोलोगे सर 2 पावर हो जाए तो ये यही तो कहना चाहता है कि अगर 2 पावर हो जाएंगी तो भी तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, लेकिन 5 तो फिर भी नहीं आ रहा। जब तक 5 नहीं आएगा 0 नहीं बनेगा। तो आप लिखोगे, आप नीचे क्या लिखोगे देखो, इसको रट लो, ऐसे का ऐसे लिख के आना है, ठीक है? या तो समझ लो या रट लो, ठीक है? आप लिखोगे 6 में केवल 2 ही निहित है, 5 नहीं है, अतः 6 की पावर n, n के किसी भी मान के लिए, अतः 6 की पावर n, n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। आंसर आ गया। 4 लाइन का सवाल था, 3 नंबर का या 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है? समझ में आया? वीडियो रोको, लिखो या स्क्रीनशॉट लो, चाहे कुछ भी करो, समझ में आना चाहिए, ठीक है? चलो अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम। क्या देखते हैं? प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, चलो। इसको हटा देते हैं। चलिए, अब प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है वो देखो। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? अरे ये तो और भी आसान से प्रश्न आ गए। देखो, छठे में 2 संख्याएं दी हैं आपको, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। एक तो ये, दूसरा आपको दी गई है, यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं, इधर समझाऊंगा उसका उधर समझाऊंगा, ठीक है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। पूछा ये है कि क्या ये भाज्य संख्याएं हैं? क्या पूछा है? क्या ये भाज्य संख्याएं हैं? चलो सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों संख्याओं को आप कैसे समझोगे? क्या इनको गुणा करके जोड़ के फिर देखोगे कि भाज्य है या नहीं है? आप, मैं हट जाता हूँ साइड में, पूरा प्रश्न देखो और मुझे फटाफट से बताओ कि आपसे सोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप बताओ। चलिए, करना क्या है हमें? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं अभी कर देता हूँ। करना क्या है हमें? हमें व्याख्या करनी है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं ये भाज्य संख्या है। हमें ये दिखाना है कि क्या ये दोनों संख्या, क्या नहीं पूछा, ठीक है? उसने कहा है कि है ये भाज्य, उसको भी पता है पूछने वाले को कि भाज्य है, पर हमें ये बताना है कि ये क्यों है, ठीक है? तो यहाँ देखो, आप क्या करोगे, दोनों चीजें हैं। देखो, 2 कमरे होते हैं, गुणा वाला जब भी होता है तो वो एक ही कमरा होता है, लेकिन जहां पे भी प्लस लग जाता है मतलब दूसरे कमरे की बात शुरू हो गई, ठीक है? जहां पे भी प्लस लग जाता है दूसरे कमरे की बात शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ से गुणा है गुणा है गुणा है, यहाँ प्लस है, तो एक कमरा तो ये है, अब दूसरा कमरा ये है। अब मुझे बताओ, दोनों में यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, 13 को मैं बाहर ले लूं क्या? अंदर क्या बचेगा? 7 गुणा 11 और प्लस में आपका 1 बचेगा, यही बचेगा ना? अंदर क्या बचेगा? यही बचेगा। इसको बंद कर दो कोष्टक को। 13 बाहर है, कोष्टक के अंदर 11 7 77 हो गया, प्लस में 1 हो गया, ये हो गया, ठीक है? और क्या हुआ? आगे लिखोगे 13 गुणा, यहाँ 77 और 1 78 हो गया, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं होती है जिनमें केवल एक का और खुद का भाग जाता है, मतलब अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो एक या वो संख्या खुद। लेकिन यहां मैं गुणा में अगर 1 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तो 3 गुणनखंड हो गए, 13 78 और 1, ठीक है? नीचे लिखोगे चूंकि संख्या के 3 गुणनखंड है,
तीन गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। यहां देखो, यहां एक कमरा, यहां गुणा 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 गुणा, यहां तक एक कमरा हो गया, प्लस आते ही कमरा चेंज और ये दूसरा कमरा हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों में कौन सा कॉमन है? 5 कॉमन है, 5 को बाहर उठाओ। यहाँ क्या बचा? 7 गुणा 6, 5 निकल गया तो यहाँ 1 मान लो। यहाँ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 1। ठीक है, अब इसको हल करो। इसको हल करोगे तो आपका यहाँ 7 6 42 और क्या हुआ? 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 यहाँ पे हो गया। ये मैं मेरी तरीके से कर रहा हूं, आप अपने तरीके से गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, अब 42 को 24 से गुणा करो। 24 दूनी 48, 48 8 हासिल 4, 24 दूनी 48 96 100, 1008 आएगा बेटा। गुणा करोगे ना तो 1008 आएगा। ठीक है, जब भी आप गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1008 आएगा। ठीक है, चलो अब ये भी हटा देते हैं। इसको जब गुणा करोगे तो क्या आएगा? 5 1008 प्लस में 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 5 गुणा 1009 लिख सकता हूं क्या? 5 गुणा 1009 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब गुणा में 1 लगा दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो यहां क्या हो गए? यहां भी संख्या के कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। ये वाली लाइन आपको यहां चिपका देनी है। यहां जैसे ही चिपकाओगे आपका आंसर आ जाएगा। यहां जैसे ही आप चिपका दोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। समझ में आया होगा सभी को। बहुत आसान सा सवाल था, समझने वाली कोई बात ही नहीं थी इसमें। अब आज का हम अंतिम सवाल देखते हैं, और ये एक बार अगर थोड़ा सा क्लिक हो गया ना दिमाग में, थोड़ा सा अगर दिमाग में समझ में आ गया ना, तो ऐसा समझ लो फिर बल्ले बल्ले है, आपकी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट। साथ में आपकी आगे की जब भी तैयारी करोगे किसी भी एग्जाम्स की, तो ये चीजें बहुत काम आएंगी। जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, जिसको भी जो भी मैं बताऊं सारी चीजें पढ़ना। आखिरी जो सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आखिरी जो सवाल है वो समझो। देखो यहाँ आपको एक ग्राउंड की बात की गई है, दो लड़के या एक लड़की है सॉरी, वो दौड़ रहे हैं। ठीक है, देखो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, खेल का मैदान बनाते हैं, ये ग्राउंड है। इसके चारों ओर आपका क्या है? एक वर्ताकार पथ है, ये पथ है आपका। ठीक है, और क्या पूछा है? इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यहाँ कोई मान लो सोनिया नाम की लड़की खड़ी है। कौन खड़ी है? सोनिया। इसको कितना टाइम लगता है? इसको 18 मिनट लगता है। ठीक है, मतलब यहां से जब ये दौड़ेगी, ये पूरा करके यहाँ 18 मिनट में पहुंच जाएगी। अब देखो, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितना टाइम लगता है? रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है? रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, और देखो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अब मानना है कि दोनों यहाँ खड़े हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे ये भागते हैं ग्राउंड को पूरा कवर करने के लिए। कितने समय बाद वे वापस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यहाँ है ये दोनों, अब ये भागते हैं। अब सोनिया चक्कर काट रही है 18 में, रवि काट रहा है 12 में, फिर वापस सोनिया दौड़ रही है। ऐसे दौड़ते जाते हैं दौड़ते जाते हैं दौड़ते जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि दोनों जो है अपने स्थान पे आके, जो जहां से इन्होंने दौड़ना शुरू किया है, कहां से इन्होंने दौड़ना शुरू किया है? यहाँ से, तो ये यहाँ पे आके कब वापस मिलेंगे दौड़ते दौड़ते? तो जब ऐसा सवाल आए बेटा, तो ऐसा सवाल किस तरीके से हल होगा? ऐसा सवाल आपको एलसीएम पूछ रहा है, सीधा सीधा नहीं पूछ रहा, बट घुमा के पूछ रहा है, आपको एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? एलसीएम, कि यहां से जब दोनों दौड़ेंगे, पूरा चक्कर काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे, कब यहाँ जाके पहुंचेंगे? एक ही टाइम पे कब पहुंचेंगे, कितने टाइम बाद? तो देखो सबसे पहले आप 18 के अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 2 का भाग जाएगा 9 बार, 3 का भाग जाएगा 3 बार, और फिर से 3 का भाग जाएगा 1 बार। अब आप 12 का अभाज्य गुणनखंड लिख लो बेटा। 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 का भाग जाएगा 6 बार, फिर से 2 का भाग जाएगा 3 बार,
और 3 का भाग जाएगा एक बार। ठीक है, नीचे लिखोगे आप 18 का अभाज्य गुणनखंड, तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ 18। 18 का क्या है 2 गुणा 3 है। 12 का क्या है 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखोगे यहाँ पे, उसके बराबर में लिखोगे 2 गुणा 3 लिखोगे। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? एलसीएम बराबर क्या लिखते हैं? दोनों में जो चीजें कॉमन आती है उनको तो एक बार, बाकी सारी चीजें जो बच जाती है उनको वापस लिख देते हैं। तो देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो यहाँ मैं 1 2 उतार देता हूँ, गुणा 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो मैं 1 3 उतार देता हूँ। अब कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ 3 है बचा, वो उतार दो, नीचे 2 बचा वो उतार दो। अब क्या है इसका एलसीएम? 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, तो 36 मिनट आ गया इसका एलसीएम। क्या आ गया? 36 मिनट आ गया। पूरे नंबर तभी मिलेंगे जब आप लास्ट में जो लाइन बता रहा हूं वो लिखोगे। लास्ट में आपको क्या लिखना है वो देखो, आप लिखोगे नीचे अतः सोनिया व रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये लाइन जब आप लिख दोगे तो आपका सवाल पूरा हो जाएगा और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्या करना है आपको? लिखना है कि दिया है, सबसे पहले पूरा पैटर्न ही समझाता हूं। दिया है करके लिखोगे सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया समय क्या है बेटा? 18 मिनट है। फिर आप लिखोगे रवि द्वारा लिया जाने वाला समय 12 मिनट। ठीक है, अब आप नीचे क्या लिखोगे? ये वाला, ये जो पोर्शन है ये उतारोगे। फिर आप, मैंने जो मिटाया है कि 18 का अभाज्य गुणनखंड ये, 12 का अभाज्य गुणनखंड ये, उसके बाद में आप लिखोगे एलसीएम क्या हो जाएगा? आता है 36 मिनट। फिर आप लास्ट में ये वाली लाइन चिपका के एग्जामिनर से पूरे के पूरे जो नंबर है वो ले लोगे। तो बेटा इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो जाती है। पूरी जो प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली, एक भी टॉपिक या एक भी प्रश्न हमने नहीं छोड़ा। हाँ, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, वो घर से हल करेंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे। अगर नहीं आता तो कमेंट में लिख देना कि सर ये वाला प्रश्न हल नहीं हुआ, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई या क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर दें। हम मिलेंगे आपसे अगली प्रश्नावली में, 1.2 करवाऊंगा आपको मैं। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।